अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम लोग वक्फ बोर्ड के जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो हम कर रहे हैं, उसमें आज मैं आपको जीके का एक टॉपिक लूँगा, पॉलिटी का। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी पे से एक लेक्चर लिया था, तो आप लोग सभी ने देखा ही उसे। अगर नहीं देखा होगा तो जाके प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर वक्फ बोर्ड से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स मिलेंगे। आज मैं आपको पॉलिटी का, जीके का कुछ टॉपिक कराने वाला हूँ। पॉलिटी, अगर आप सिलेबस, इसको सिविक भी बोलते हैं जनरली, सिविक, तो आपको सिविक पे से सवाल पूछेगा पॉलिटी पे से। सिलेबस में बाकायदा मेंशन किया है इसमें बहुत क्लियर है कि क्या पूछता है उसमें। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से कनेक्टेड है, उनको आसानी से समझ में आता है कि इसमें पूछता क्या है। तो और सबसे इजी मार्क्स पॉलिटी के ही मिलते हैं। तो अब उसमें पूरा सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ पहले, इससे पहले लेक्चर्स में। आज मैं एक टॉपिक लेने वाला हूँ उसका, पॉलिटी का, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको इस पे से सबसे ज़्यादा सवाल पूछूंगा एक ही टॉपिक पे से। आपको अगर 7-8 सवाल यहाँ से पूछने वाला है, तो 4-5 50% से ज़्यादा सवाल आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पे से ही होते हैं किसी भी एग्जाम में लो, और बहुत आसान होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। तो आज हम लोग उसमें से कुछ पॉइंट कवर करने की कोशिश करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में आता क्या है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट में आता हमारे 3 इदारे हैं। इसमें 3 कॉलम बोलते हैं हम लोग, जिसको ये 3 स्तंभ बोलते हैं, जिसको जनरली डेमोक्रेसी के, जमहूरियत के, वो पूछता है। अच्छा, इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मरकजी हुकूमत। मरकजी हुकूमत। और इसको मराठी में बोलते हैं केंद्र शासन। केंद्र शासन, ठीक है। तो केंद्र शासन के या मरकजी हुकूमत के 3 फंडामेंटल पिलर है। एक के पहला लेजिस्लेचर। उसके बाद में आता एग्जीक्यूटिव, और आता आखिरी में जुडिशरी, ठीक है। तो ये 3 कॉलम, ये 3 जिसको हम लोग पिलर बोलते हैं डेमोक्रेसी के, तो वो 3 कॉलम है। इनका काम है कानून बनाना। इसको कायदे मंडल बोलते हैं हिंदी मराठी में, कायदे मंडल। इसको बोलते हैं कार्यकारी मंडल। इसको क्या बोलते हैं? कार्यकारी मंडल। और इसको बोलते हैं न्याय मंडल। न्याय मंडल, इंसाफ करने वाला। उर्दू में भी इसके अलग अलग नाम है, जैसे इसको बोलते हैं कानून साज बोलते हैं शायद। कानून साज, जो कानून बनाते हैं वो कानून साज। इसको बोलते हैं अमलिया, और इसको अदलिया, ऐसे नाम है इनके। तो हम लोग ना पहले बेसिक समझा देते हैं इनके काम क्या है। तो देखो बच्चों, ये जो है ना, इनका काम है कानून बनाना। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना। और जो इन्होंने कानून बनाए, इन्होंने मान लो कानून बनाए, ये XYZ कानून बनाए, तो ये कानून को अमल में लाने का काम है एग्जीक्यूटिव का, अमलिया का। अब इनको कानून बनाना है, तो ये कानून कैसे बनेंगे? ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाएंगे। अगर इन्होंने कानून कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में बनाया, तो वो कानून है ना, सुप्रीम कोर्ट उसको खैर में समझाता। तो इनका काम क्या है? कानून बनाने का। पर इनका कानून बनाना कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आइन के हिसाब से इनको कानून बनाना है। उसी चीज़ को इसको अमल में लाना है। इन्होंने क्या करना है? अमल में लाना है। जो भी कानून ये बनाते हैं, ये इसको अमल में लाते हैं। और अदलिया का काम है कि ये जो कानून बनाने वाला इदारा है, देखना कि ये आइन के हिसाब से या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कानून बना रहा है या नहीं। अगर मान लो कोई कानून ऐसा है जो हमारे जो संविधान है उसके खिलाफ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उसको खारिज कर देता, ठीक है। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव भी जो कानून इसने बनाया है उसके हिसाब से उसने काम करना चाहिए। अगर वो नहीं किया तो वो एग्जीक्यूटिव को खारिज कर सकता। कौन? न्याय मंडल, जुडिशरी जिसको बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग एक एक समझते। पहले समझते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में आते हैं 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। लेजिस्लेचर को हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट, जो कि अभी एक नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन अभी हुआ पीछे 2 दिन में, 2-4 दिन पहले।
स्पेशल सेशन में उसका इनॉग्रेशन किया गया। पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं। पहला है लोकसभा, इसको बोलते हैं लोकसभा, ठीक है, पहला हिस्सा है लोकसभा, दूसरा हिस्सा है राज्यसभा और तीसरा हिस्सा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट की ये 3 हिस्सा है। पार्लियामेंट का काम क्या है? कानून बनाना, संविधान के हिसाब से कानून बनाना। तो कानून बनाने के लिए ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक सवाल बहुत आमतौर से पूछता कि पार्लियामेंट का हिस्सा कौन कौन है, और उसमें प्रेसिडेंट भी होता है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा करते हैं और प्रेसिडेंट को नहीं करते, और वहीं गलती करते। तो प्रेसिडेंट है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है पार्लियामेंट का कानून बनाने में, क्योंकि कानून उसकी असेंट के बगैर नहीं पास होता, और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसके, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो एक एक करके हम समझते हैं। तो लोकसभा में यहाँ पर अभी टोटल जो मेंबर है वो है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए, तो ये होना चाहिए 550 होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी हाल ही के दिनों में इतने नहीं हैं, हाल ही के दिनों में है एक्चुअल नंबर है अभी का, जो कि मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड कर दिया कि इतने ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर होने चाहिए, और इसी पे सवाल पूछता। हाल ही के दिनों में जो है तो वो है 542 मेंबर है पार्लियामेंट के जो चुन के आते हैं। तो 43 पर लोकसभा के जब इलेक्शन हुए थे तो तमिलनाडु में एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे लोगों ने कंप्लीट बाइकआउट किए थे, तो वहाँ इलेक्शन ही नहीं हुए थे, इसलिए 42 है। उसके बाद में अगर इलेक्शन हुएंगे तो अभी मुझे पता नहीं, बट 19 में इलेक्शन हुए थे तो 542 चुन के आए थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो चुन के आते हैं लोकसभा में, उनको बोलते हैं खासदार, है ना, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP, ठीक है। यहाँ पर जो चुन के आते हैं उनको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बोलते हैं, पर ये राज्यसभा के मेंबर होते हैं और ये लोकसभा के होते हैं। तो लोकसभा में 550 मेंबर हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आमतौर पर सवाल यही पूछता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आते हैं तो ये आते हैं डायरेक्ट चुनकर, इनके होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, इनके होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। 18 साल की उम्र के सारे बच्चे, एज से ज़्यादा के बच्चे सारे क्या करते हैं, इनको वोटिंग करते हैं और अपना एक खासदार चुन के भेजते हैं ऊपर। यहाँ पर टोटल राज्यसभा में टोटल जो मेंबर है वो है 250, टोटल मेंबर है 250। अब इनके इलेक्शन कैसे होते हैं, तो देखो यहाँ पर है ना, तो इनके इलेक्शन होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, वो कितने हैं, 238 के क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और बचे 12। तो 12 ये प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता, ये भाई साहब क्या करता, नॉमिनेट करता, नॉमिनेट, ठीक है। तो ये जो 238 है ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं इनके, इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट हम लोग मतदान नहीं करते, हमने किसी को चुन के रखा है, वो हमारे लिए चुनते। तो वो कौन है, तो वो सारे स्टेट के MLAs कौन रहते हैं, MLA जिसको बोलते हैं आमदार। जो रियासत है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनके जो MLA चुन के आते। ये जो हम पार्लियामेंट में भेज रहे हैं वो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम खासदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं खासदार। दोनों ही, राज्यसभा में जो चुन के आया उसको भी खासदार बोलते हैं, और जो लोकसभा में चुन के आया उसको भी खासदार ही बोलते हैं। लोकसभा का MP और राज्यसभा का MP, इस तरह। तो ये दोनों 238 को डायरेक्ट हम लोग मतदान नहीं करते, जैसे यहाँ पर 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग डायरेक्ट मतदान करते हैं, वैसे राज्यसभा के 238 मेंबर को हम लोग इनडायरेक्ट चुनते हैं। हमने पहले किसी को चुन के रखा जिनको हम बोलते हैं MLA। तो ये MLA जो आमदार रहते हैं वो ये 238 को चुनते हैं, तो इसलिए इनके इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं ये कितने लोग बाकी रह गए, ये वाले, तो ये नॉमिनेट करता प्रेसिडेंट क्या करता, एक लिफाफा बनाता और अपनी मर्जी से, अब अपनी मर्जी से मतलब कौन कौन लोग रहते, ऐसे लोग जो इलेक्शन में या पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते, ऐसे जैसे कोई फिल्म दुनिया का आर्ट्स है, आर्ट्स से रिलेटेड है, आर्ट्स है ना, जैसे एक्टर है, फिल्म जैसे एक्टर बहुत सारे ना, जैसे रेखा थी, उसके बाद में क्या बोलते फरहान अख्तर था, और फिल्म इंडस्ट्री या कोई भी आर्ट्स की दुनिया से कोई भी मेंबर चुन सकते। उसके बाद में मीडिया से आ सकते, मीडिया, बिजनेस, है ना,
साइंटिस्ट, उसके बाद में मीडिया होगी, साइंटिस्ट होगी, सोशल वर्कर, स्पोर्ट जैसे सचिन तेंदुलकर, स्पोर्ट्स। तो ऐसे अलग अलग इदारे, ये लोग ऐसे हैं जो अपने अपने फील्ड में बिजी है। तो इनकी दुनिया की प्रॉब्लम्स की बात करने वाला पार्लियामेंट में कोई चाहिए तो उसके लिए इनको नॉमिनेट किया जाता। तो 12 मेंबर, प्रेसिडेंट क्या करता, एक लिफाफा बनाता और इन 12 मेंबर्स को डायरेक्टली लेटर भेज के डायरेक्ट एमपी बना लेता, डायरेक्ट चुन के आ जाते हो डायरेक्ट राज्यसभा के लिए, उनके इलेक्शन नहीं होते, नॉमिनेशन होता। ठीक है, तो इस तरह इनका है। अब कुछ बात करते हैं हम लोग इन खासदारों के बारे में। अब मैं दोनों खासदार की बात करूंगा, खासदार या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, पहली कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए खासदार बनने के लिए, एलिजिबिलिटी। तो पहली उनकी उम्र, पहले तो इंडियन होना चाहिए, भारत के रहवासी होने चाहिए। बाहर का कोई बनना चाहे तो बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा, इंडियन होना चाहिए। उसके बाद में ये पहला हो गया। दूसरा, उनकी एज, एज क्या होनी चाहिए, अगर वो लोकसभा का है, लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता तो उसको 25 साल की उम्र होनी चाहिए उसकी। अगर वो राज्यसभा के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता तो उसके लिए 30 साल की उम्र होनी चाहिए उनकी, याद रखो ये। अब उसके बाद में तीसरी कंडीशन क्या है, अगर पार्लियामेंट ने कुछ कानून बनाए है ना, कुछ और कंडीशन लागू की उन पे, तो वो कंडीशन भी उनको फुलफिल करने होती है। जैसे कि बहुत सारे ऑलरेडी पार्लियामेंट ने किए हैं, उसमें से एक एग्जांपल के तौर पे बताता मैं। अगर किसी भी इंसान को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी तो वो पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल नहीं रहता, ऐसा कानून पार्लियामेंट ने बनाया है। अभी राहुल गांधी पे एक डिफेमेशन का केस हुआ था गुजरात में, तो उसमें उसको 2 साल की सज़ा हुई थी, तो इसलिए उसको उसकी मेंबरशिप को क्या कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, टर्मिनेट कर दिया गया था। तो वो एक कंडीशन है, ऐसे और भी कंडीशन है, इतना डिटेल नहीं पूछेगा, सिर्फ यहाँ तक ही पूछेगा आप। ठीक है, अब इनको ओथ कौन देता, इनको ओथ कौन देगा, इनको कसम कौन देगा, तो वो देगा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट देगा। उसके बाद में इनका टेनर कितना रहेगा, मतलब ये कितने साल के लिए चुन के जाते हैं। तो अगर वो लोकसभा के लिए तो वो 5 साल के लिए, 5 ईयर। अगर वो राज्यसभा के लिए है तो वो 6 साल के लिए चुन के, 6 साल के लिए चुन के आता। ठीक है, उससे पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, और अगर उनको रिजिग्नेशन देना है, इस्तीफा देना है, तो वो अपना इस्तीफा अपने स्पीकर के पास, लोकसभा के स्पीकर के पास देंगे लोकसभा वाले, और राज्यसभा वाले चेयरमैन के पास देंगे, जो राज्यसभा का चेयरमैन है उसके पास। ठीक है, वो राज्यसभा वाले देंगे, ऐसे करके ये चुन के आता। ठीक है, तो कुछ पॉलिटी का बेसिक्स जीके मैंने आप सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू करूँगा जो भी है। ठीक है, अब जो भी बच्चे जो वर्क बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो हमारी क्लासेस चल रही है ऑनलाइन, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस चल रही है हमारी। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी स्टडी कर रहे बच्चे, जिनको पता नहीं कैसे स्टडी करना है, तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। थंबनेल पे नंबर डिटेल है, मैं यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट डिटेल दे देता हूँ, 9545140814। ठीक है, ये नंबर पे कॉल कीजिए जिसको भी ज्वाइन करना है। इसके यहाँ पर हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ाने के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी देते हैं और नोट्स भी देते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर और सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ में नोट्स भी देते हैं आपको। मतलब आपको पूरी तरह क्लास पे डिपेंड होना आप हो सकते हैं, हम पूरी तरह से आपकी तैयारी कराते हैं, मुकम्मल तैयारी, आपको बाहर से और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कांटेक्ट कीजिए जिसको जो भी इंटरेस्टेड है, और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो यूट्यूब पे बने रहिए। हम लोग यूट्यूब पे भी आपको जगह जगह पर डायरेक्शन और जो भी मार्गदर्शन है वो करते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।